अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कौन था जो पूछ रहा था कि शेड्यूल गलत है? अच्छा, आप सबने दोबारा अटेंडेंस मार्क करनी होगी सिंस इट्स अनदर लैब। हाँ भाई, ये राना उमेर कौन है? जॉइन किया है इसने? अच्छा भाई, खैर मैं रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर ही दूंगा, तब समझ लेना कि सारा क्या हो रहा था। भाई, शेड्यूल तुम लोगों का बिल्कुल सही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि शेड्यूल तुम्हें गलत दिया गया हो या उसमें कुछ गलत लिखा हुआ हो। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग तुम्हारी जो लैब है, वो फिजिक्स की एक्चुअली होनी चाहिए थी 8:40 से लेके 11:30 तक। मगर ये तब फॉलो होता है शेड्यूल जब आप लोग कीट में होते, क्योंकि मैं अपना एक लेक्चर दे देता आधे पौने घंटे का, और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते। अब चूंकि ये इंट्रोडक्शन लैब थी, तो इसमें तो खैर आप लोग अगर कीट में भी होते तो ये आधे एक घंटे में ये लैब खत्म हो जाती, क्योंकि इंट्रोडक्शन थी और सिर्फ थ्योरी था। नेक्स्ट लैब से जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो जब आप लोग मेरे लेक्चर के बाद, जब मेरा लेक्चर एंड हो जाएगा प्रैक्टिकल में, तो उसके बाद अगर आप लोग कीट में होते तो आप लोग वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते। जस्ट सपोज वो वर्नियर कैलिपर होता या स्क्रू गेज होता, कोई भी चीज होती, तो आप लोग वो वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते, तो वो परफॉर्म करते करते आपका 1 या 1.5 घंटा पास हो जाता है। तो उस हिसाब से लैब्स जितनी भी हैं आपकी, उन सबकी टाइमिंग आपकी 3 आवर्स होती है, जो कि एक्चुअली 8:40 से लेके 11:30 तक होती है। अगर आपके शुरू के 3 स्लॉट्स में है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। अगर आप लोगों की लैब की टाइमिंग लिखी हुई है 12:30 टू 3:30, मतलब सॉरी 12:40 टू 3:30, तो आप लोगों की लैब होगी, अ, अगर वो भी उसी उसी 3 घंटों की होगी, मगर अगर वो कीट में हो रही है तब। अब जस्ट सपोज आपकी वर्कशॉप की लैब हो रही है, मैंने आप लोगों से, खैर भी तो मैं इंट्रो दूंगा, मगर जस्ट सपोज मैं आपको वर्कशॉप की लैब में कह रहा हूँ कि आपने ये 100 उठानी है, मतलब आरी उठानी है, और ये फला वुड पीस आपने कट करना है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप बेसिक लर्नर हैं, तो आप आधे घंटे में, मेरे आधे घंटे के लेक्चर के बाद आधे घंटे में वो पीस कट कर देंगे? तो ऑब्वियसली आप लोगों को सारा काम करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए हमेशा लैब प्रैक्टिकल जितनी भी होती है कीट में, उन लैब प्रैक्टिकल का टाइम जो है वो 3 सेशंस का एक साथ होता है, मतलब 3 पीरियड्स में वो डिवाइडेड होती है, और उन 3 पीरियड्स को कंबाइन करके एक सेशन लिया जाता है, जो कि लैब कहलाता है। तो आप लोगों का शेड्यूल सही है। बस ये ऑनलाइन है तो हम लेक्चर दे देते हैं, और पहली लैब है तो पहली लैब में लेक्चर भी ज़ाहिर-सी बात है, बस इंट्रो जितना होगा। नेक्स्ट लैब से जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, अब ज़ाहिर है हम कीट में नहीं है, तो हम प्रैक्टिकल भी आपसे ऑनलाइन सिमुलेशन बेस्ड परफॉर्म करवाएँगे। तो उसका भी हम आपको लेक्चर देके और सिमुलेशन परफॉर्म करके दिखा देंगे कि ये सिमुलेशन परफॉर्म कैसे होती है। एंड देन फर्दर टास्क आप लोग के होंगे, जो आप लोग बाद में कर सकते हैं, जिसके लिए आपका ऑनलाइन सेशन में रहना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह जब आप लैब में परफॉर्म कर रहे होंगे, तो लैब में मेरा हर वक़्त आपके सर पे खड़ा होना ज़रूरी नहीं होगा। मैं अपना लेक्चर दे के मैं साइड पे हो जाऊँगा, एंड देन मैं आपको तभी रिस्पॉन्ड करूँगा जब आपकी कोई क्वेरी होगी, या मैं जस्ट कोई राउंड लगा रहा हूँगा, मैं देख रहा हूँगा कि आप लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं हर वक़्त आप लोगों के साथ, आप बराबर में बैठ के आप लोग का काम नहीं कर रहा हूँगा, और ये होता भी नहीं है, यूनिवर्सिटी का शेड्यूल ऐसा नहीं होता। सही है, तो आप लोगों का जो ये शेड्यूल है गिवन एलएमएस पे, वो भी सही है।
जो आप लोग अपने जो जनरल शेड्यूल जो SP21 के नाम से है, वो देख रहे हैं, वो भी सही है। बस अपनी आईडीज़ को उस जनरल आईडी के साथ मैच करना सीखें। अब खैर ये सब ऑनलाइन हो रहा है तो आप लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है, फर्स्ट सेमेस्टर है। नए-नए आए हो इस सब में तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होगा कि शेड्यूल पढ़ते कैसे हैं या समझते कैसे हैं। तो खैर अभी इसकी कोई टेंशन नहीं है, जिसकी जब क्लास होगी वो अपने हिसाब से क्लास उस टाइम पे ले लेगा, तो तुम लोग टेंशन नहीं लो इस बात की कोई भी। अच्छा समझ में आ गई ये सारी बातें या अभी भी कोई इश्यू है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ। सर मैं पूछा था कि फिर अभी आप ये ईपी की ही लैब ले रहे हैं या फिर ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की लैब है? ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की लैब है। पहली जो लैब जो मिस फरीन ने एक्चुअली आप लोगों की कंडक्ट की वो ईपी की थी और वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन बेस्ड लैब थी जिसमें हमने फर्स्ट आप लोगों का जो मैनुअल था एरर बेस्ड वो कवर किया। अब मैंने जब भी आपसे पूछा कि अगर आप लोगों को कोई इश्यू है उस लैब से रिलेटेड तो मैं उसी लैब की कंटिन्यू लैब ले लेता हूँ। वरना अगर आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आई हो, सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, तो मैं वर्कशॉप पे आ जाता हूँ। और फिर थर्ड पीरियड फिर आईसीपी लैब का होगा? नहीं, नहीं भाई, आपकी आईसीपी लैब तभी होगी जब वो शेड्यूल में। देखिए मेरा मसला ये है कि मुझे डेली कीट जाना होता है। आप लोगों के लिए तो बंद है, मगर मैं अपने काम से जा रहा होता हूँ। अब मैं चूँकि ऑनलाइन है और आप लोगों की दोनों आईडीज़ या दोनों जो सेशंस हैं, जिन 2 हिस्सों में आप लोग बँटे हुए हैं, वो दोनों आईडीज़ मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने या तो मैं उन दोनों को मंडे ले लूँ, उन दोनों आईडीज़ की कंबाइन या मैं उन दोनों को वेडनेसडे ले लूँ, वो मेरे ऊपर है। अगर ये लैब्स अगर आपकी कीट में हो रही होती ना अभी, मतलब जस्ट सपोज़ आपकी यूनिवर्सिटी ऑन होती और आप लोग ये लैब्स वहाँ पे आके ऑन फिज़िकल परफ़ॉर्म कर रहे होते, तब ये आपकी उसी टाइम पे होती। मतलब जिसका मंडे में नाम है, वो मंडे में आके वहीं अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता। जिसका नाम वेडनेसडे में होता, वो वेडनेसडे को ही आके अटेंड कर रहा होता। जिसका वर्कशॉप में ट्यूसडे में नाम होता, वो ट्यूसडे में आता, जिसका वेडनेसडे में नाम होता, वो वेडनेसडे में आता। अभी ऑनलाइन है, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है खुद सोचो, ऑनलाइन है मेरी आप लोगों में से आधों को मैं मंडे को यही सेम लेक्चर दूँगा। फिर मैं दोबारा यही सेम लेक्चर वेडनेसडे में दोबारा आधे लोगों को दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं दोनों मतलब सारे बच्चों को एक ही साथ इकट्ठा करके एक ही लेक्चर एक ही दफ़ा दे दूँ। सबको समझ भी आ जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा और मैं समझा भी सकूँगा क्लियरली। तो सर अब मतलब जब अब से आगे भी जो ऑनलाइन लैब्स होंगी वो सबकी साथ होंगी दोनों की, वो आप डिसाइड कर देंगे मंडे को लेंगे या वेडनेसडे को? नहीं, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वेडनेसडे को ही लूँ क्योंकि जो ये लैब है वो एक्चुअली मैम के साथ मेरी शेयर की गई है ईपी की। तो मोस्टली ऐसा होगा कि वही लैब लेंगी और उनको वेडनेसडे फ़ीज़िबल है, तो मैं उनके साथ वेडनेसडे को ही अटेंड कर लूँगा। तो आप लोग तो उससे कोई मतलब वो हाँ, बोलो। तो मतलब बोथ आईडीज की वेडनेसडे को होगी दोनों हाँ, लैब्स? हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि दोनों एक साथ ही हो जाएँ, ताकि मैं एक ही दिन का ऑफ लूँ और मैं दोनों आईडीज़ एक साथ अब देखो वर्कशॉप की तो ये तुम लोगों की सिर्फ़ एक ही लैब होनी है। देखो वर्कशॉप का इश्यू ये है, वर्कशॉप के मैं मैनुअल भी इसीलिए खोल के रखा हुआ है ताकि तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सारी जितनी भी चीज़ों की बात हो रही है, वो सब हार्डवेयर बेस्ड है। जो हमारी बाकी की लैब्स है ना, आईसीबी जिस तरीके की लैब है, आईसीबी है आपकी पूरी कोडिंग बेस्ड। तो कोडिंग बेस्ड तो मैं सिमुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, मतलब मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, मुझे यहाँ पे मेरे सर लेक्चर दे रहे हैं, वो कोड बता रहे हैं, मैं अपने लैपटॉप से कोड लिख रहा हूँ। तो जो भी मैं कोड लिखूँगा मेरे पास सामने परफॉर्म हो रहा होता है, तो वो ईज़ी है। इसी तरीके से अगर मैं फिज़िक्स पे आता हूँ, तो फिज़िक्स के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के सिमुलेशंस मौजूद हैं, जो कि मैं परफॉर्म करके देख सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि हार्डवेयर कैसे चल सकता है। सेम इंस्ट्रूमेंट हार्डवेयर पे कैसा चलेगा, वो मैं चेक कर सकता हूँ। मगर वर्कशॉप ऐसी वाहिद लैब है, जिसमें आप लोगों ने वहाँ पे कीट में आके प्रैक्टिकली परफॉर्म करना लाज़मी है। वरना आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन-सी चीज़ क्या है, किसका क्या नाम है, कैसे काम करती है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ भाई मैं आपको स्क्रीन पे खोल के बता दूँ कि ये बोल्ट होता है और मेरे सामने ये स्क्रू ड्राइवर है। मैं स्क्रू ड्राइवर को राइट पे घुमाऊँगा तो बोल्ट टाइट हो जाएगा, लेफ्ट पे घुमाऊँगा तो बोल्ट लूज़ हो जाएगा। तब ये तो थ्योरी में समझ में आने के लिए ठीक है, मगर जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो कैसे क्लियर होगा कि मैं ये करूँगा कैसे एक्चुअली? तो इसलिए वर्कशॉप की अभी जो मैं लैब लूँगा, वो भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ़ इंट्रोडक्शन बेस्ड है। उसमें मैं आपको ये कर सकता हूँ कि जितने भी हार्डवेयर्स हैं, उनके नाम कैसे दिखते हैं, अगर आप बोलेंगे तो गूगल करके दिखा दूँगा, वरना गूगल आप खुद भी कर सकते हैं। मगर कौन-सी चीज़ क्या काम करती है, कि मतलब इसका नाम जो है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो मैं बता सकता हूँ आपको।
क्योंकि ये भी सर की रिक्वायरमेंट थी मेरे, जो हमारे सीनियर हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं आपकी एटलीस्ट वर्कशॉप की इंट्रोडक्शन की लैब लूँ। तो जब तक आपकी किट रीओपन नहीं हो जाती, तब तक वेडनेसडे को आपकी सिर्फ ईपी की लैब होगी। ईपी की दोनों आईडीज़ की एक साथ वेडनेसडे को लैब होगी सुबह 9 बजे। वर्कशॉप की ये बस एक ही लैब होनी है। नेक्स्ट लैब से सेकंड लैब से लेके 13th लैब तक वो सारी हार्डवेयर होंगी और वो किट में होंगी। ओनली वर्कशॉप। क्लियर है? अस्सलामुअलैकुम सर। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, जी पूछिए। सर ओरिएंटेशन डे पे ऐसा बताया गया था कि जो लैब वाले ज़रूरी काम होंगे उसके लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी बुला के उनसे लैब परफॉर्म करवाई जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि हो सकता है कि आप लैब बुला के हमें वो परफॉर्म करवा लें देखिए हमारी यूनिवर्सिटी बुला के। मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए ना तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग की सारी लैब्स विथ लेक्चर ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं सॉरी कीट में ही हो फिजिकली। मगर अब चूंकि ज़ाहिर है हमने वेट करना है गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट का, तो अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है तो जाहिर सी बात है आप लोग की सारी लैब्स ऑन फिजिकल ऑन कैंपस ही होनी है। मगर आप जैसा कह रही हैं कि जो ज़रूरी है, तो अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल पे तो आप लोगों के लिए तो कोई भी लैब ऐसी नहीं है कि जिसको कीट में बुला के करवाना ही लाज़मी हो, सिवाय वर्कशॉप। मैं यही कह रहा हूँ, सिवाय वर्कशॉप ऐसी कोई भी लैब आप लोग की फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगी जिसका आपका कीट में आना ज़रूरी है। ये ज़ाहिर है रिस्क है, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी अभी हालात चल रहे हैं करंटली, हम यही प्रेफ़र करेंगे कि कोई भी किसी को भी हम खतरे में ना डालें। तो अब ज़ाहिर बात है हमने सेफ भी रहना है और काम भी करना है। तो इसलिए इनिशियली ऑनलाइन से शुरू किया गया मगर आई होप कि फर्स्ट फेब से अनाउंसमेंट आ जाए कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं। देन तो कोई इश्यू नहीं होगा, तो जो भी आप लोगों की लैब्स मैंने ऑनलाइन कंडक्ट की होंगी ना जस्ट सपोज़ कि अब से 2 हफ्ते और हैं। तो नेक्स्ट 2 लैब्स जो आपकी होंगी वर्नियर कैलिपर के ऊपर होगी और एक आपकी होगी इलेक्ट्रिकल के ऊपर। तो वो जो लैब्स होंगी वो आई होप कि फर्स्ट को अगर किट खुल गई तो मैं आप लोगों की ये जो लैब मैंने ऑनलाइन करवाई ना, ये मैं आपको हार्डवेयर परफॉर्म करवा दूँगा। ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जो आपने ऑनलाइन सीखा था ना वो हार्डवेयर में कैसे होता है। तो उसके लिए तो कोई इश्यू नहीं है। ओके सर। सही है तो मैं फिर अब तक आई होप कि जो भी इश्यूज़ थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सर कि एक बात और शेड्यूल बस, हाँ, बोलो। ये कम्युनिटी सर्विस की क्लास भी फिजिकली होगी यूनिवर्सिटी में या फिर वो नहीं, नहीं, ऑनलाइन चलती भाई रहेगी? कम्युनिटी सर्विस देखो जितनी भी थ्योरी है ना, थ्योरी की जो भी क्लासेस हैं वो पहली बात सिर्फ सिंगल सेशन की होती हैं। मतलब वो किसी भी स्लॉट में एक जगह पे लिखा होगा अभी 5वां पीरियड फलाँ थ्योरी का है। अब कम्युनिटी सर्विस हो गया आपका एलसीए की थ्योरी हो गई, आईसीपी की थ्योरी, इंजीनियरिंग फिजिक्स की थ्योरी, कैलकुलस की थ्योरी। अच्छा उनके आगे थ्योरी नहीं लिखा हुआ होता। वो सिर्फ एक नाम लिखा हुआ होता है और सिंगल स्लॉट में पेस्ट हुआ हुआ होता है। तो वो आपकी थ्योरी की क्लास होती है। मैं सबर अगर मेरे पास यहाँ पे शेड्यूल है तो मैं आपको खोल के बता देता हूँ। अच्छा ये शेड्यूल दिख रहा है सबको सामने? यस सर। अच्छा। देखो ये वाली जो ये 3 लैब्स हैं, ये 3 लैब्स और ये 3 लैब्स, ये दोनों मिलके एक साथ वेडनेसडे को होनी है, ये बात क्लियर है हम लोगों के बीच में। और ये लैब 9 बजे शुरू होगी और जब भी खत्म हो, मगर वो 11:30 से पहले-पहले खत्म हो जाएगी ऑनलाइन, ये मेरी गारंटी है। जैसे अभी हमारी आधे घंटे में आई होप खत्म हो गई थी। तो तुम लोग इसकी टेंशन नहीं लो कि ये कितनी देर की खत्म होती है। ये बस तुम्हें अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन में क्लियर होनी चाहिए, तुम टाइम के हिसाब से नहीं चलो। भाई एक बात पहले समझ लो कि तुम कॉलेज लेवल से निकल के यूनिवर्सिटी लेवल में आ चुके हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम अगर सुबह 8:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुँचे, तो 3:30 तक क्लासेस ही लेते रहोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे शेड्यूल के ऊपर। जस्ट सपोज़ मेरा पहला सेमेस्टर है, मैं अभी नया-नया कीट में आया, आप लोगों ने ये सारे कोर्सेज़ रजिस्टर करवाए, सही है? मगर मैं थोड़ा-सा हाई-फाई सोच का था, मेरे पुराने सीनियर जान-पहचान थी, उन्होंने कहा भाई अभी तुम ये वाला कोर्स, ये कम्युनिटी सर्विस वाला कोर्स नहीं पढ़ो, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी पढ़ लेना। तो मैंने ये कम्युनिटी सर्विस जस्ट सपोज़ ड्रॉप कर दिया। तो मेरे शेड्यूल में ये वाली जो जगह है ना, ये वेडनेसडे का 4th सेशन, ये मेरे शेड्यूल में से गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं वेडनेसडे वाले दिन आऊँगा, मैं सुबह ये 3 सेशन लूँगा, चौथे सेशन में आराम करूँगा, फिर 5वें, छठे, 7वें में ये 3 सेशन लूँगा, चलो भाई मेरा पूरा दिन हो गया। फिर सही है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं। आप लोगों का एक्चुअली वेडनेसडे में तो आप लोगों का पूरा दिन ही काम है। शुरू की 3 लैब हैं, फिर ये वाला कम्युनिटी सर्विस है और फिर 3 लैब है, अगर आप कीट में होते तो। सही है?
इसके अलावा अगर जस्ट सपोज आप मंडे को आते हैं, अभी तो ये आपके ओरिजिनल शेड्यूल, अगर मंडे को आता है, अब ये 3 सेशन कंडक्ट करेंगे। सुबह आप लोग ये 3 सेशन मेरे साथ होंगे। देन आप लोग के हमारे एचओडी की क्लास लेंगे एलसीए की। देन आपकी मैथमेटिक्स की, कैलकुलस की क्लास होगी और फिर इसके बाद आपके 2 सेशन फ्री हैं। अब इसमें आप घर जाना चाहें, आप कैफेटेरिया में बैठ के आराम करें, आप गप्पे मारें, बाहर घूमें, ये आपकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कीट में बैठ के इंतज़ार करेंगे या आप ये सोचें कि भाई ये मेरे 2 सेशन फ्री क्यों हो गए? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये चीज़ खाली है, मतलब आप फ़ारिग हैं। आप घर भी जा सकते हैं, आप आराम भी कर सकते हैं, जो चाहें वो करें। सही है? यस सर। अच्छा, ये जहाँ पे ये 3-3 एक साथ लिखे हुए हैं ना, जहाँ पे भी नाम, जस्ट सपोज़ इंजीनियरिंग फिज़िक्स लिखा हुआ है या ये एलसीए लिखा हुआ है, सर जुनैद से, या फिर ये आपकी आईसीपी लिखा हुआ है या ये वर्कशॉप लिखा हुआ है, तो जो 3 सेशन एक साथ लिखे हुए होते हैं, वो लैब के होते हैं। और जहाँ पे ये एक सिंगल सेशन अलग लिखा हुआ है, या ये वाला सिंगल अलग है या ये सिंगल अलग है, ये थ्योरी का होता है। तो अब आपकी जितनी भी थ्योरी की क्लासेस है ना, वो ऑनलाइन ही होंगी, उसके लिए कीट आना ज़रूरी नहीं है, जब तक कीट नहीं खुलती। सही है? जस्ट सपोज़ अभी कीट अनाउंस कर दे कि भाई नेक्स्ट सेमेस्टर से कीट अनाउंस कर दे कि भाई नेक्स्ट वीक से आप बच्चों को बुला लें और जिनको भी ये हार्डवेयर की लैब है ना, जस्ट सपोज़ ये वर्कशॉप की लैब है, तो वो आप आके परफ़ॉर्म करा लें। तो आप लोग जस्ट वर्कशॉप की लैब के लिए आ रहे होंगे, बाकी सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही हो रही होंगी। मगर ये खैर एक एक्सेप्शनल केस है। ये होगा या नहीं होगा, जैसा भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उसकी अभी टेंशन नहीं लो। बाकी सारी आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही होनी है, सारी की सारी लैब, सिवाय वर्कशॉप के। ये वर्कशॉप का एक वाहिद सेशन है जो आज हो रहा है। इसके बाद जब तक कीट नहीं खुलेगी तब तक नहीं होगा ऑनलाइन। सही है, क्लियर है अब? ओके सर। अच्छा, मैं आप लोगों को इंट्रो दे देता हूँ कि वर्कशॉप में होना क्या है। अच्छा भाई, वर्कशॉप का नाम सुन के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सारा काम जो है वो हार्डवेयर बेस्ड, एक वर्कशॉप जिस तरीके से ऑपरेट की जाती है, मल्टीपल टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीनरी होती है, हैंड टू हैंड भी ऑपरेट हो रहा होता है, ऑटोमेटिक भी होती हैं, मतलब मैनुअली भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है, हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे मौजूद होता है। तो ज़ाहिर है हम आपको यूनिवर्सिटी लेवल लाइफ में आ चुके हैं, आपने यहाँ से पास आउट होके कहीं न कहीं जॉब भी करनी होगी। तो वो जॉब भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में आगे जॉब करते हैं। मतलब फील्ड से मुराद ये कि आप किस टाइप की जॉब करना चाह रहे हैं कि एचआर हो, या मैं इन फील्ड जाके टेक्नीशियन वाला काम कर रहा हूँ, या मैं जस्ट एक हायर पोस्ट पे बैठ के मैंने सिर्फ सिग्नेचर करने हैं। तो ये खैर एक मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ किस्म की अलग-अलग किस्म की जॉब्स होंगी रिलेटेड बीइंग एन इंजीनियर। तो ये एक किस्म होती है कि जस्ट सपोज मैंने अपने कुछ आगे के सेमेस्टर्स में जाके मैंने एक कोई प्रोजेक्ट बनाना था अपने सेमेस्टर के लिए जो कि हार्डवेयर बेस्ड था। फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर के लिए एक कोई भी एक फला लैब है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उसमें मैंने अपना एक सेमेस्टर का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया कि भाई मैं सिक्योरिटी अलार्म वाला कोई सर्किट बनाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बोर्ड पे पूरा सर्किट डिजाइन करके और मैंने ले जाके दिखा दिया, सर देखें यहाँ से अगर ये वाली वायर टकराएगी तो मेरा ये बजर या एलईडी ऑन हो जाएगी। अब ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो नहीं हुई कि मैंने एक हाथ में सर्किट बना के एक बोर्ड पे सर्किट बना के ले गया। तो उस प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए अब मैं एक अब अगर अपने आप को लूँ कि भाई मुझे एक सिक्योरिटी अलार्म का सर्किट बनाना है, तो मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूँगा? मैं एक अच्छा सा एक छोटा-सा घर बनाऊँगा। एक मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे सामने कुछ गाड़ियाँ-वाड़ियाँ लगा दी, घर बना दिया, खेत बना दिए, दरख्त बना दिए। चीज़ें मैं एक डेमोंस्ट्रेशन करूँगा ना, कि फिर मैं उसके अंदर अपना सर्किट अप्लाई करूँगा। फिर मैंने गेट के साथ कोई स्ट्रिंग अटैच कर दी। अब वो गेट जैसे ही खुलेगा, अननोन बंदा खोलेगा, तो एक अलार्म बज जाएगा। तो एक सिक्योरिटी अलार्म वाला सिनेरियो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब अगर मैंने सारा ही अपना दिमाग इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगा देना है और मुझे यही नहीं पता कि मैं ये घर किस तरीके से बनाऊँगा, जो मैं वहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन के लिए जो घर बनाने का सोचा, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा जब मुझे ये नहीं पता, तो मेरा आधा प्रोजेक्ट तो अधूरा रह गया। तो हर जगह पे कहीं न कहीं, किसी न किसी मकाम पे आप लोगों को इन हार्डवेयर के इस्तेमाल की ज़रूरत लाज़मी पड़ती है। सही है? तो अब हार्डवेयर हमारे पास कुछ किस्म के होते हैं। कुछ किस्म में यहाँ पे कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं और स्पेसिफ़ाई किया हुआ है, मतलब इन फॉर्म ऑफ हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन्ड है। हेडिंग के सब हेडिंग में मेंशन्ड है
कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है और ये किस फ़ील्ड में आती है। जस्ट सपोज़ मैं पहले वाली की बात करूँ कि वो है लेआउट और मार्किंग टूल्स। तो नाम सुन के ही समझ में आता है कि भाई ये वो टूल्स हैं जिसके थ्रू मैं कोई भी काम करने से पहले उसकी मैं मार्किंग कर सकता हूँ। तो अब इसमें से आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी भी होंगी। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर हो गया या डिवाइडर हो गया, एंगल प्रोटेक्टर आई होप कि सुना हुआ, फिर भी मैं बता देता हूँ। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने अपने इंटर में या मैट्रिक में यूज़ किया होगा, जिससे आप लोग अपनी किसी भी चीज़ की मतलब जस्ट सपोज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज आप लोगों की छोटी से छोटी चीज़, जो अभी आपको प्रिसिशन और एक्यूरेसी की बात हो रही थी ना, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रिसाइज़ वैल्यू निकाल के दे सकता है। जस्ट सपोज़ मेरे पास 3 एमएम या 4 एमएम का कोई छोटा-सा बॉक्स है, छोटी-सी कोई स्क्वायर शेप चीज़ है। मुझे उसकी एक्चुअल मेज़रमेंट चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो भाई मुझे देख के लग रहा है वो 3 एमएम है, मगर मैं प्रिसाइज़ वैल्यू तो नहीं बता सकता खुद से ऐसे ही देख के। तो मैं वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर यूज़ करता हूँ और उसके थ्रू मैं इसकी बिल्कुल प्रिसाइज़ वैल्यू निकालता हूँ कि भाई ये 3 एमएम तो था, मगर ये 3.21345 इतना एमएम तक इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। सही प्रिसाइज़ होने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो एक तरीके से मार्किंग के लिए यूज़ होता है कि अगर मैंने अगर अपना कोई वुड कट करना है, तो वो अगर छोटा कोई पीस कट करना है तो 4 एमएम या 5 एमएम, 10 एमएम का भी मैंने अगर कोई पीस कट करना है, तो मैं वर्नियर कैलिपर से वो मेज़र कर सकता हूँ। मैंने वर्नियर कैलिपर 10 एमएम तक खोला, उसको अपने पीस पे सेट किया एंड देन मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के लिए ऑब्वियसली मुझे कोई पेंसिल या कोई चीज़ चाहिए होगी, तो ये तो जनरल सी बात है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं थी। मगर ये वाले टूल्स वो होते हैं कि जिससे हम ये मेज़र कर सकते हैं कि हमने मार्किंग कितने डाया की या कितने डिस्टेंस की मैंने करनी है। थ्रेड गेज वगैरह आई होप आप लोगों ने सुना हो कि एक आप लोग के पास क्या कहते हैं थ्रेड टाइप ही होता है, मगर वो गेज की तरह मेंशन्ड होता है और उसमें ये रीडिंग आ रही होती है कि आप कितनी लेंथ तक जाते जा रहे हैं। मतलब आप लोगों का 0 से लेके मैंने कितनी लेंथ तक उसको एक्सटेंड करके आगे मार्किंग की है। देन आपके पास ये रूलर्स हो गए, रूलर स्केल्स, सही है। फिलर गेज हो गए, ये लिक्विड के लिए यूज़ हो जाता है कि मैं कितना फिल कर रहा हूँ। या मेरे ख़्याल में किसी ने पेट्रोल पंप वगैरह पे देखा हो इनके पास जब ये फ्यूल वगैरह इनको कभी टेस्ट करना होता है कि एग्ज़ैक्टली 1 लीटर आ रहा हो या 2 लीटर्स आ रहा हो, तो इनके पास गेजेस होते हैं, जिसमें ये लोग फिलिंग करके देखते हैं। सही, ये ख़ैर वो टाइप्स हैं, मैं ज़ाहिर है एक-एक तो आप लोगों को नहीं समझाने बैठ सकता। अगर हम यहाँ पे सामने हार्डवेयर में भी वर्कशॉप में परफ़ॉर्म कर रहे होते, तो मैं आपको एक-एक इक्विपमेंट सामने रख के मैं बता देता कि भई ये चीज़ है और ये ऐसे-ऐसे परफ़ॉर्म होती है और आपने ऐसे-ऐसे यूज़ करनी है। तो ज़ाहिर बात है जब हम ये किट में परफ़ॉर्म करेंगे तब मैं तो आपको और डिटेल में बताऊँगा कि भाई अब ये चीज़ है, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आप इसको ऐसे रखें, ऐसे मार्किंग करें और काम शुरू करो। तो ये उस वक़्त फिर हमें ये आसानी हो जाएगी कि हम बेसिक चीज़ें हमें नाम पता है। काम कैसे-कैसे करना है वो फिर आप लोग बाद में कर सकेंगे। इसमें भी अगर कोई इश्यू है, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही हो, तो पूछ लो। मगर फिर भी यार बेहतर यही है गूगल कर लो, कितनी देर लगेगी सिर्फ़ आपको शक्ल देखोगे याद आ जाएगा। हाँ, शक्ल देख के नहीं याद आ रहा तो बेशक पूछ लो कि भाई अब ये क्या चीज़ है? बताने का मुझे कोई इश्यू नहीं है। मगर ज़ाहिर-सी बात है अगर यही चीज़ मेरे पास हार्डवेयर में मौजूद होती तो बताने में आसान रहता और तुम लोगों को समझाने में आसान रहता है कि ये हो क्या रहा है। सही है तो हाँ, बोलो? सर ये जो होल्डिंग टूल्स में क्लैंप्स है इसका क्या मतलब है? मैं होल्डिंग टूल पे आया हूँ अभी। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है कटिंग टूल। अब मैंने एक पीस लिया जस्ट सपोज़ एक लकड़ी का मैंने लंबी लेंथ का एक पीस ले लिया। उसमें मैंने मार्किंग कर दी भाई मैंने 1 इंच तक ये पीस कट करना है। अब कट कैसे करूँगा? कट करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है, जिसमें सबसे पहली आती है सॉ। अब सॉ की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। अब फिर वही बात आ गई कि अब मेरे पास हार्डवेयर मेरे पास मेरे सामने मौजूद होता, इसलिए मैं खैर इनको मना कर रहा था कि मैं इंट्रो भी आप लोगों का वहीं पे किट में लेता। मैं खैर सॉज़ अगर मेरे पास हार्डवेयर में होंगी, तो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस की होती हैं। वुड के लिए मेरे पास अच्छा सॉ का मतलब आरी, अगर आसान ज़बान में कहूँ तो। आरी आप लोगों ने बहुत से लोगों ने यूज़ की होगी, अलग-अलग किस्म की आती है। प्लास्टिक काटने के लिए अलग आरी होती है, मेटल के लिए अलग होती है, वुड के लिए अलग होती है।
सही है, उनका जो डिफरेंस होता है वो उनके टीथ का डिफरेंस होता है। मतलब नीचे ट्रायंगल जो टीथ बने हुए होते हैं, उनके साइजेस से पता चलता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मतलब डिफरेंसेस पे हैं और बड़े टीथ्स हैं, तो वो यूज़ होगा हमारी वुड के लिए। अगर उसके जो टीथ हैं वो बिल्कुल बारीक हैं, बिल्कुल ही बारीक हैं, तो वो यूज़ होगा प्लास्टिक के लिए। और अगर उसके मिनिमम टीथ्स हैं मगर छोटे-छोटे से मतलब अगर आप देख रहे हैं, दिखने में जो आपको दिख रहे हों, तो वो यूज़ होगा मेटल के लिए। ठीक है, अगर आप जब कीट में आएँगे तो ख़ैर मैं डिटेल में बताऊँगा कि ये कैसे हो रहा है और हम आपको यूज़ भी करवाएँगे ऑब्वियसली, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अच्छा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि हमने वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया, फिर पेंसिल से निशान लगाया या इसके बाद हम ये सॉ से इसको कट करेंगे, तो ये एक्चुअली करेंगे। ये जब आप लोग की हार्डवेयर परफ़ॉर्म हो रही होगी ना लैब, तो ये आप एक्चुअली इस तरीके से पीसेस काट के परफ़ॉर्म कर रहे होंगे। ख़ैर इसके बाद जो है चिज़ल, चिज़ल आई होप सबको पता होगा यार। छेनी का नाम किसी ने सुना है? छेनी, हथौड़ी और छेनी? यस सर। हाँ, यस सर। हैमर, हथौड़ी के साथ हैमर के साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो दूसरे को, हैमर यस के साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो चिज़ल कहलाती है। तो चिज़ल, कोई भी चिज़ल तब यूज़ होता है जब हमने किसी चीज़ पे मार्किंग करनी हो। अच्छा ख़ैर हमने आम तौर पे जो अब तक जो रियल लाइफ़ में देखा होगा वो यही होता है कि भाई इसको ज़मीन पे रखा, हथौड़ी मारी और खोदना शुरू कर दिया। तो ख़ैर चिज़ल का काम खोदना तो बाद में है, मगर उसका सबसे पहला काम जो हम लैब में जो परफ़ॉर्म कर रहे होंगे वो होगा मार्किंग के लिए। कि मैंने अगर किसी पॉइंट पे किसी चीज़ पे ड्रिल करना है, तो मैं ड्रिल के लिए डायरेक्ट ड्रिल मशीन से ड्रिल ऑपरेट करना शुरू नहीं कर देता। मतलब मेरे पास एक पीस है मेटल का और मुझे उसमें फला एमएम का एक ड्रिल करना है। तो वो ड्रिल ऐसा नहीं होगा कि मैंने पीस मशीन के नीचे रखा, डायरेक्ट मशीन ऑपरेट की और ड्रिल करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा भाई, जो भी मेरी ड्रिल बिट होगी, वो पीस पे टकराने के बाद किसी भी डायरेक्शन में मूव होके मेरा पीस खराब कर सकती है। तो मुझे उसके लिए पहले से एक पंच करना पड़ता है जो कि इस चिज़ल के थ्रू होता है। सही है, वो पंच मैं करता हूँ और फिर मैं अपने हिसाब से जो भी पंच का जो निशान होता है ना, वहाँ पे मैं आके अपनी ड्रिलिंग कर लेता हूँ। सही है, कटिंग टूल में इसके अलावा यार वही चीज़ें, ग्राइंडर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें डिस्क लगती है। अ, उसके मुख्तलिफ आरपीएम होते हैं, 3000 4000 आरपीएम पे वो मूव होता है। उसकी डिस्क जो है होती तो बेशक पतली सी है, पेपर जैसी भी अगर डिस्क लगाओ और अगर उसको 3000 आरपीएम पे घुमाओ, तो वो भी किसी चीज़ को काट देगी। सही है, तो ये चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही होंगी कटिंग के लिए। नाइफ आई सबको पता ही है। सही है, देन मैंने एक पीस पूरा कट कर दिया, मैंने अच्छी तरीके से बना दिया। मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप में से एक स्क्वायर पीस निकालना था 2-2 इंचेस का, मैंने निकाल दिया। मगर उसकी जो एंड है ना, जो उसके किनारे हैं, वो मतलब कुछ ख़ास मुझे लगे नहीं। कुछ ना कुछ कहीं से कोई खुरदरा रह गया या मतलब रफ़ रह गया, या अगर मैं उसपे कोई अगर उसको टच करे तो वो हाथ उसका कट सकता है, कोई भी डैमेज हो सकता है। तो उन चीज़ों को फिनिश करने के लिए हम फिनिशिंग टूल्स यूज़ करते हैं। अब उसमें हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं, जिसमें फाइल्स हो गई, सैंडपेपर हो गए, ग्राइंडर भी ख़ैर उसमें दोबारा यूज़ होता है। अच्छा फाइल्स जो हैं, फाइल भी एक किस्म है सैंडपेपर की। सैंडपेपर पता है सबको क्या होता है? रेगमाल कहलाता है उर्दू ज़बान में। यस सर। हाँ, तो सैंडपेपर आपका एक पेपर के फॉर्म में ही होता है। एक साइड उसकी पेपर होती है और दूसरी साइड पे रफ सरफेस होती है। तो आप उसको जहाँ पे भी रख के अगर आप मूव करेंगे, तो वो पीस बिल्कुल ही मामूली सी, मतलब आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मगर वो पीस हल्का-हल्का सा अपनी जगह से प्लेन हो रहा होगा और जो भी उसपे रफनेस होगी वो हट रही होगी। मतलब इन फॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म कट रही होगी। अच्छा ये होता है पेपर की फॉर्म में, मतलब जस्ट लाइक मेरी कॉपी का एक पेज है, तो थोड़ा-सा थिकनेस ज़्यादा होती है उसकी, मगर एक पेज की तरह होता है। म और वो यूज़ होता है आपकी लकड़ी के लिए। मगर जब मैं मेटल पे आता हूँ, तब मुझे वहाँ पे फाइल यूज़ करनी पड़ती है। अब फाइल भी सैंड पेपर की तरह ही होती है, मगर वो हैंड से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब मैं हाथ में उसको पकड़ सकता हूँ। क्या कहूँगा, हैंडल की तरह होती है, हैंडल गिवन होता है उसका। मैं हैंडल से पकड़ के फाइलिंग कर सकता हूँ किसी भी मेटल के पीस पे। सही इसी तरीके से आपके पास ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर में आप लोग पेपर डिस्क लगा सकते हैं। पेपर डिस्क जो है वो आपकी फिनिशिंग एज़ अ फिनिशिंग टूल यूज़ होती है। देन अगर मैंने कटिंग करनी हो तो उसके लिए कटिंग डिस्क आती है। तो ये 2 अलग-अलग किस्म की डिस्क्स होती हैं।
इसीलिए दोनों जगह पे ग्राइंडर लिखा हुआ है। अच्छा, जब मैं होल्डिंग टूल्स पे आऊँ तो होल्डिंग टूल्स पे आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लायर आप लोगों को पता होगा, प्लायर जो प्लास होता है, वो मैं एज़ अ होल्डिंग टूल यूज़ कर सकता हूँ। देन अच्छा, वाइस जो है आप लोगों की, वाइस एक चीज़ होती है आप लोगों की, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे होंगे ना, वो एक्चुअली बेंचेस होंगी, जहाँ पे आप लोग खड़े होकर काम कर रहे होंगे। तो उन बेंचेस पे आप लोगों की वाइस अटैच होगी। अच्छा, वाइस वो चीज़ होती है जिसमें आप लोग अपनी किसी भी पीस को या किसी भी पार्ट को आप उस वाइस के अंदर फिक्स करते हैं, एंड देन आप आराम से उसको कट कर सकते हैं, या ग्राइंड करना हो या फिनिश करना हो तो वो कर सकते हैं। बेसिकली होल्डिंग टूल नाम सुन के समझ में आ रहा है कि मैं अपने पीस को हाथ में पकड़ के नहीं काट रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई, हमने जैसे पिछली ईपी की लैब में बात की कि पर्सनल एरर आते हैं। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एरर हो सकता था कि भाई मैंने एक हाथ से पीस पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं सॉस से कटिंग कर रहा हूँ। तो अगर मेरा कोई भी एक हाथ हिल गया या झटका आ गया, तो पीस खराब हो जाएगा ऑब्वियसली करते-करते। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि मैंने उसी पीस को अपनी वाइस पे रख के फिट कर दिया, मतलब टाइट कर दिया, एंड देन मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये जिग्स और ये सी क्लैम्प्स वगैरह सारे ऐसे ही यूज़ होते हैं कि मैं अपने किसी भी पीस को उस क्लैंप के साथ या वाइस के साथ मैं फिक्स कर देता हूँ, एंड देन मैं अपनी आराम से कटिंग कर लेता हूँ। अच्छा, ये अलग-अलग टाइप्स हैं, नाम सुन के ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मगर फिर भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही होती है। अच्छा, स्ट्राइकिंग टूल में तो ख़ैर एक हैमर ही लिखा हुआ है। अब हैमर की भी बहुत सारी टाइप है, सबको पता है, हथौड़ा होता है तो हथौड़ी भी होती है। किसी कोई चीज़ बड़ी चीज़, मतलब कोई चीज़ हेवी हिटिंग के लिए यूज़ होती है, कोई चीज़ स्मॉल हिटिंग के लिए यूज़ होती है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया है कि जब मैं मार्किंग कर रहा हूँगा, तो वहाँ पे नहीं, मार्किंग की बात नहीं कर रहा, कटिंग जब मैं कर रहा हूँगा, तो वहाँ पे मुझे चिज़ल यूज़ हो रही होती है। चिज़ल जो है मेरी पंचिंग के लिए यूज़ होती है। तो पंच करने के टाइम, पंच का मतलब ये है कि भाई मैंने, मेरा पीस है, मैंने उसके ऊपर चिज़ल रखी और मैंने ऊपर से हल्का-सा हिट कर दिया, तो वहाँ पे एक छोटा-सा निशान आ गया। अब उसी निशान पे रख के अगर मैं ड्रिल मशीन को चलाऊँगा ना, तो उसकी बिट उस निशान पे पहले बैठेगी और फिर उसी निशान को नीचे ले जाते हुए ड्रिल कर देगी। तो थोड़ी आसानी है, पीस खराब भी नहीं होगा, सुकून से ड्रिल भी हो जाएगा। तो वो छोटा-सा जो हिट है ना, छोटा-सा पंच जो कहलाता है, छोटा-सा हिट है, वो स्मॉल हैमर से होता है। मतलब लो हैमर से होगा, जिसकी क्लासिफिकेशन अलग-अलग टाइप्स है। तो वो लो हिटिंग के लिए यूज़ होगा, और ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स करनी है उसके लिए अलग हैमर यूज़ होता है। तो वो अलग-अलग क्लासिफिकेशंस है। देन असेंबलिंग टूल्स आ गए। तो असेंबलिंग टूल्स में नाम ही सामने लिखे हुए हैं। स्पैनर हो गए, रेंच हो गए या स्क्रू ड्राइवर हो गए। अच्छा, रेंच भी आप लोगों को सबको पता है, पाना कहलाता है, जो कि असल में उर्दू में, और स्पैनर आप लोगों का इसी तरीके का होता है, नट बोल्ट को मूव करने के लिए होता है, रोटेट करने के लिए। अब वो स्पैनर ही है, मुझे उसका उर्दू नाम नहीं याद। और स्क्रू ड्राइवर तो सबको पता है। तो असेंबलिंग टूल्स का मतलब ये है कि भाई मेरी एक, मैंने अपना घर बनाना था, एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने 4 दीवारें खड़ी कर दी, और मैंने एक छत लगा दी, देन मैंने दरवाज़ा लगा दिया, और मेरी एक बेस है नीचे। अब मैंने वो पीसेस अलग-अलग बना तो लिए, उन सबको जोड़ूँगा कैसे? तो जोड़ने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, या तो मैंने ग्लू लगानी है, या मैं उसके अंदर स्क्रूज़ टाइट करूँगा। तो असेंबलिंग टूल्स में स्क्रूज इसलिए आते हैं क्योंकि वो अलग-अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ के कंबाइन कर रहे हैं और असेंबल कर रहे हैं। असेंबल का मतलब क्या है भाई? मैंने अलग-अलग पार्ट्स को एक साथ रखा और उन सबको एक साथ करके जोड़ दिया। तो जब वो एक सारी चीज़ें एक साथ जुड़ गई, तो वो असेंबली कहलाई। तो उस जोड़ कैसे रहे हो उन चीज़ों को, वो सामने लिखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर। या स्पैनर हो गया या रेंच हो गया, कुछ भी हो गया भाई, मैंने कोई बड़ी चीज़ जोड़नी थी, वो रेंच के थ्रू ही टाइट हो सकती थी, तो वो रेंच से टाइट कर दी। जो स्क्रू ड्राइवर से हो सकती थी, स्क्रू ड्राइवर से कर दी। सही भाई, यहाँ तक क्लियर है? टूल सबको सारे क्लियर हो गए? यस सर। अच्छा, उन टूल्स को, अच्छा ये फिर 3 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि इससे पहले एंड हो जाए, मगर नहीं होगी तो फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, टूल सेफ्टी यहाँ पे है कि अगर मैं कोई भी टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको सेफली यूज़ करने का क्या तरीका है भाई? कि जो भी काम करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई हर चीज़ के लिए अलग-अलग सॉ मौजूद है। अगर मैंने लकड़ी काटनी है तो उसकी सॉ अलग है, मेटल की अलग है, पाइप की अलग है। तो अगर मैंने मेटल की सॉ उठा के लकड़ी काटना शुरू की, तो आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर वो टूल खराब हो जाएगा। सही है ना? या जस्ट सपोज़ हम घर में करते हैं अक्सर कि भाई कील, मैंने
एक कील दीवार में लगानी है, अब हथौड़ी तो मिल नहीं रही, तो चल भाई ये प्लास दे दो या ये रेंच दे दो, उसी से ठोक के अंदर कर देते हैं। ये तो खैर हमारा डेली लाइफ है, मगर ये प्रोफेशनली नहीं होता। अच्छा, मैं खैर थोड़ी आप लोगों की ज़बान में ही बात कर रहा हूँ, हम सबकी ज़बान जो देसी ज़बान हम यूज़ करते हैं ताकि समझ में आए बातें। सही है, तो ऐसा हम डेली लाइफ में कर तो लेते हैं, मगर प्रोफेशनली ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। प्रोफेशनली जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है, वो उसको वैसे ही यूज़ करना है। जैसे अभी यहाँ पे मेंशन्ड है कि भाई स्क्रू ड्राइवर स्क्रू टाइट करने के लिए यूज़ होता है, उसको आप चेज़ल मत बना देना, जैसा हम अक्सर करते हैं। हमने भाई चेज़ल नहीं है घर में, स्क्रू ड्राइवर लिया, उसी पे हमने हथौड़ी हिट की, अब वो खोदना है या कोई चीज़ टाइट करनी है, वो उसी से लगे हुए हैं। ये होता है, मगर ये प्रोफेशनली नहीं यूज़ होता। तो प्रोफेशनली भाई जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है वैसे ही यूज़ करो। आपकी नहीं है, आपके नाम पे नहीं है, खुद की खरीदी भी नहीं है, तब तो ज़्यादा एहतियात करो। और खुद की है तब भी थोड़ी एहतियात करो। सही है, जो चीज़ है उसी काम के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, कोई चीज़ अगर खराब है या टूटी हुई है, तो वो ऑपरेट नहीं करनी है। सही है, कोई ऐसा कटिंग टूल जिसमें आपको लग रहा है कि मैं कट करने लगूँगा तो वो टूल और खराब हो जाएगा या मेरा पीस खराब कर देगा या जैसा मैंने करना है उससे थोड़ा डेविएट हो जाएगा। सही है, या मैं अगर कोई स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी टिप्स ही खराब है। मुझे 4 टीथ वाला एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मगर जब मैंने उठाया तो उसके सारे तीत ही गायब हैं। भाई वो स्क्रू में फिक्स ही नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हम टूल सेफ्टी में काउंट करते हैं कि भाई ये टूल्स सेफ नहीं है, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा, या टूल को उसकी सही जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। सही है? सही टूल को सही जगह पे यूज़ कर रहा हूँ और अगर टूल सही नहीं है तो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। सही है। दूसरी बात, अगर मैं कभी भी फ़ाइल कर रहा हूँ या मैं कोई भी चीज़ पे हिट कर रहा हूँ, तो मैं उसको अपनी बॉडी से इन्वर्टेड डायरेक्शन पे यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे पास एक मेटल पीस पड़ा हुआ है और मुझे फ़ाइल करना है, तो मैंने अपना हाथ पूरा उल्टा घुमाया और उस फ़ाइलिंग के लिए अपनी तरफ वो फ़ाइलर को घुमा रहा हूँ। फ़ाइलर भाई एक हैंडल की तरह होता है और आगे उसकी पूरी रॉड होती है और उसपे उसी सैंड पेपर की तरह मुख्तलिफ लाइन्स या डॉट्स बने हुए होते हैं, जिसको मैं जब पीस पे मूव करता हूँ ना कॉन्स्टेंटली, तो वो पीस को रब करता है और इन फॉर्म ऑफ लिटिल स्मॉल पार्टिकल्स अलग करता है। तो अगर मैं खुद सोचो, अगर मैं उस पूरी रॉड को अपनी तरफ रोटेट कर रहा हूँ, तो कभी भी मेरा हाथ स्लिप होके मेरी बॉडी पे टच होके मुझे डैमेज कर सकता है। तो ये एक तरीके से हार्मफुल है, तो उसको अपने से इन्वर्टेड डायरेक्शन में यूज़ करना।